जय हिंद मित्रों, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें आज आपकी तारीख है 4 जून है आपकी। ठीक है, 4 जून है। अब 4 जून को हम लोग यहाँ पर जिसकी तैयारी कर रहे हैं वह है आपकी एनटीए यूजीसी नेट जेआर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का सब्जेक्ट एजुकेशन है और फर्स्ट पेपर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जिसमें आज हम लोग जो है, इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 6 तक कंप्लीट कर लिया, यूनिट 7 के सेक्शन बी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में देखें क्या होगा आज यूनिट आपका 7। ठीक है, यूनिट 7 के सी पोर्शन में हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग के सिलेबस में है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका असेसमेंट इन पेडागॉजी ऑफ एजुकेशन, फीडबैक डिवाइसेस आपके में है। आपका क्या है, फीडबैक डिवाइसेस है इसमें आपका। ठीक है, अब फीडबैक डिवाइसेस में आपके टाइप्स है, क्राइटेरिया है, गाइडेंस एज ए फीडबैक डिवाइसेस, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को और पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय, क्योंकि समय कम है हम लोगों के पास, तो यहाँ पर ये सब चीजें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा फीडबैक डिवाइसेस में। जस्ट सेकंड हमारे चलिए, तो यहाँ पर फीडबैक डिवाइसेस होता क्या है। फीडबैक डिवाइसेस का मतलब होता है प्रतिपुष्टि। जब हम किसी कार्य को करते हैं, कार्य करने के बाद जो हमें संतुष्टि मिलती है उसको हम फीडबैक कहते हैं। फीडबैक आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। फीडबैक की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आपका क्या है फीडबैक। ठीक, फीडबैक की अगर हम बात करेंगे, फीडबैक क्या होता है, इसमें कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक होता है आपका। सबसे पहले क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक आता है आपका। ठीक, क्या आता है पॉजिटिव फीडबैक आता है आपका। ठीक, पॉजिटिव फीडबैक के बाद आपका क्या आएगा इसमें, सबसे पहला पॉजिटिव फीडबैक आया। पॉजिटिव फीडबैक के बाद नेक्स्ट आपका निगेटिव फीडबैक होता है आपका। क्या होता है निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक होता है, जैसे आपने कोई काम किया, उस काम के लिए सेटिस्फेक्शन आपको नहीं हुआ तो निगेटिव फीडबैक जाता है। फिर आपका और क्या आता है वर्बल फीडबैक होता है आपका। वर्बल फीडबैक होता है, वर्बल फीडबैक होता है। फिर इसके नेक्स्ट हम लोग जाएंगे तो नेक्स्ट आपका नॉन वर्बल फीडबैक होता है। क्या होता है नॉन वर्बल वर्बल फीडबैक। फीडबैक होता है आपका। फिर नॉन वर्बल फीडबैक होता है। फिर आपका क्वांटिटेटिव फीडबैक होता है आपका। क्या होता है क्वांटिटेटिव। ठीक, क्वांटिटेटिव फीडबैक होता है आपका। फीडबैक होता है आपका। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या होता है आपका क्वांटिटेटिव का क्वालिटेटिव फीडबैक होता है। क्वालिटेटिव फीडबैक होता है, फीडबैक होता है आपका। ठीक, क्वालिटेटिव फीडबैक होता है। फिर आपका क्या आता है ओरल फीडबैक होता है। क्या होता है ओरल फीडबैक होता है आपका। ठीक, ओरल फीडबैक के बाद आपका क्या आता है रिटेन फीडबैक आता है आपका। रिटेन फीडबैक आता है आपका। ठीक, इतनी चीजें, तो ये सब टाइप्स होते हैं फीडबैक डिवाइसेस के। फीडबैक के कितने टाइप्स होते हैं उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्लियर है कि टाइप्स ऑफ फीडबैक की अगर हम बात करेंगे तो लिखित फीडबैक है, मौखिक फीडबैक है, आपका क्वांटिटी मतलब कि मात्रात्मक फीडबैक है आपका। ठीक, फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया, कि कोई भी वर्क होता है उसके प्रति जो रिस्पांस आप करते हैं, रिस्पांस के अकॉर्डिंग जो चीजें आपको मिलती है वो आपका फीडबैक डिवाइसेस से फीडबैक के अंतर्गत आता है आपका। में भी इतना आपको क्लियर हो गया। सविता जी बताएं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को आवाज आ रही कि नहीं आ रही।
हेलो हेलो चल चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्राइटेरिया है। क्या है आपका क्राइटेरिया? क्राइटेरिया का मतलब होता है मानदंड। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है आपका? क्राइटेरिया का मतलब होता है आपका मानदंड होता है। चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्राइटेरिया, ठीक। क्राइटेरिया में आपको क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी वो चीजें हम लोग देखते हैं यहाँ पर। क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया या मानदंड होता है। मानदंड का मतलब होता है कोई एक जो है निर्धारित प्लेस पहुंचा दो या निर्धारित स्थान बनाते हैं जो जहां पर पहुंचने का सब लोग प्रयास करते हैं। जैसे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के लिए एक परसेंटेज होता है, उसी परसेंटेज को हम लोग क्राइटेरिया कहते हैं। जैसे इसमें नंबर एक इसकी जो करने की बात होगी, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, ठीक, प्लानिंग करेंगे। नंबर टू पर जब हम आएंगे तो आपका सेट एप्रोप्रिएट फीडबैक डिवाइस आएगा। क्या होगा? सेलेक्ट, ठीक, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है, सेलेक्ट एप्रो, ठीक है, एप्रोप्रिएट आपका आता है, एप्रोप्रिएट फीडबैक डिवाइस आएगा, फीडबैक डिवाइस आपका आएगा। फिर नंबर तीन की हम बात करेंगे। नंबर तीन क्या आएगा? सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आएगा आपका। क्या आएगा? सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपका आता है। क्या आता है? टाइम पीरियड, फिर टाइम पीरियड आता है। फिर नंबर फोर पर हम बात करेंगे। फिर आपका नंबर फोर पे आपका आएगा सबसे पहले योजना आया, दूसरा आया कि उपयुक्त फीडबैक डिवाइस को हम चुनेंगे, तीसरा कहता है कि विशेष समय अवधि का चयन हम करेंगे, चौथे पॉइंट में कहता है कि आस्क द रिसिपिएंट फॉर ओन फीडबैक, लिखेंगे आस्क द, ठीक है, आस्क द रिसिपिएंट्स, ask the recipient for on फीडबैक आपका आ जाएगा, ठीक, ऑन फीडबैक आता है। मतलब क्या होता है इसमें? कहता है कि प्राप्तकर्ता से स्वयं की प्रतिक्रिया के लिए पूछा जाता है। फिर आपका पांचवा पॉइंट क्या आता है? पांचवा पॉइंट में कहता है एक्टिवली लिसन, मतलब कि सक्रिय होकर हम सुनेंगे। कहता है एक्टिवली लिसन एंड आपका अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंड कहते हैं एक्टिवली लिसन एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट इमोशन की बात करते हैं। नंबर 6 पर अगर हम जाएंगे, नंबर 6 पे क्या कहता है? नंबर 6 पे कहता है प्रोवाइड फीडबैक प्रॉपरली, प्रोवाइड फीडबैक प्रॉपरली, ठीक, प्रोवाइड फीडबैक प्रॉपरली की बात करते हैं हम लोग। फिर नंबर 7 पे जब हम लोग का आएगा एंड ऑन ए पॉजिटिव वे। क्या होगा? एंड ऑन ए, ठीक, एंड ऑन ए पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव वे, ठीक है। यहाँ पर ये होता है आपका। अगर इसको हिंदी में समझना चाहोगे तो ये बगल वाला फीडबैक इसको साफ करते हैं, तब हम लोग हिंदी में इसके बारे में समझते हैं कि हिंदी में इसको क्या कहा गया है, ठीक है। चलो सबसे पहले आपका पहला पॉइंट क्या आता है? सबसे पहले पॉइंट में आता है आपका योजना बनाना। क्या आता है?
सबसे पहले योजना मतलब प्लानिंग करेंगे। नंबर 2 कहता है कि सेलेक्ट एप्रोप्रिएट फीडबैक डिवाइस, ठीक है, कहता है कि उपयुक्त, लिखेंगे उपयुक्त फीडबैक, या लिखते हैं उपयुक्त प्रतिपुष्टि, उपयुक्त प्रतिक्रिया, उपयुक्त प्रतिक्रिया डिवाइस को चुनना, डिवाइस, ठीक है, डिवाइस चुनना। दूसरा पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या कहेंगे, तीसरे पॉइंट में कहता है कि सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब विशेष समय, विशेष समय, ठीक है, विशेष समय अवधि का चयन, विशेष समय अवधि का चयन करेंगे हम लोग। फिर चौथा पॉइंट क्या होता है, चौथे पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं आस्क द रिसिपिएंट, क्या है, आस्क द रिसिपिएंट फॉर ओन फीडबैक, हम कहेंगे प्राप्तकर्ता से, क्या लिखेंगे, प्राप्तकर्ता से, प्राप्तकर्ता से, ठीक है, क्या करा, प्राप्तकर्ता से स्वयं, प्राप्तकर्ता से स्वयं की प्रतिक्रिया, स्वयं की प्रतिक्रिया, ठीक है, प्राप्तकर्ता से स्वयं की प्रतिक्रिया के लिए पूछना, के लिए पूछना, ठीक है, पूछना हो जाता है। फिर हम पांचवें पॉइंट पे आएंगे। पांचवा पॉइंट कहता है कि एक्टिवली लिसन एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट इमोशंस की बात करें, मतलब कि छात्र की भावनाओं को, लिखेंगे छात्र की भावनाओं को, ठीक है, छात्र की भावनाओं को सक्रिय रूप से, सक्रिय रूप से, फिर सक्रिय रूप से सुने और समझें, सुने और समझें, ठीक, ये हो जाता है। फिर छठवें पॉइंट पे अब क्या आएगा, कह रहे हैं प्रोवाइड फीडबैक प्रॉपरली, अब कह रहे हैं प्रतिक्रिया ठीक से प्रदान करें, कंटिन्यू, ठीक है, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया ठीक से प्रदान करना होता है। फिर नंबर 7 पे हम लोग जाएंगे। नंबर 7 पे कहता है कि एंड ऑन ए पॉजिटिव वे, सकारात्मक तरीके से समाप्त करना, सकारात्मक तरीके से समाप्त करना, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया कैसे बनाया जाता है ये पूरा का पूरा आपको बताया गया है। बताइए समझ में आया इतना कि नहीं आया समझ में, बोलिए। जी सर क्लियर है, ये फीडबैक का ही क्राइटेरिया है ना सर? हाँ, ये फीडबैक का ही क्राइटेरिया है आपका, जी कि सर। यहाँ पर फीडबैक की मीनिंग्स, टाइप्स हो गए, क्राइटेरिया यहाँ पर बताया है क्राइटेरिया क्या होता है, तो क्राइटेरिया भी आप लोगों ने पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। जी हाँ, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। हाँ सर, 2 सेकंड। हाँ, आराम से आराम से। हो गया सर। ओके ओके, अब हम लोग चलते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है गाइडेंस एज ए फीडबैक डिवाइस। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, है आपका गाइडेंस एज ए फीडबैक डिवाइस। चलो, चलो अब हम लोग चलते हैं गाइडेंस एज ए फीडबैक डिवाइस। गाइडेंस एज ए फीडबैक, ठीक है, फीडबैक डिवाइस, ठीक है, क्या कहते हैं, फीडबैक डिवाइस के रूप में मार्गदर्शन, या ये गाइडेंस का निर्देशन,
ठीक है, क्या कह रहा है, फीडबैक डिवाइस के रूप में जो निर्देशन होता है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो कहता है कि गाइडेंस इज ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल थॉट हिज ओन एफर्ट्स, ठीक है, कह रहा है कि हिज ओन एफर्ट्स होता है, एफर्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ओन एफर्ट्स टू, कह रहा कि टू डिस्कवर, ठीक है, डिस्कवर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, टू डिस्कवर एंड डेवलप हिज पोटेंशियल ऑफ प्रोग्रेस। मतलब कहता है कि निर्देशन जो होता है व्यक्ति को अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से उसकी खोज करना और विकास करने में मदद करता है। जब फीडबैक लेते हैं किसी भी चीज को, मान लो गाइडेंस का मतलब होता है कि हमें किसी ने बताया, हमने काम किया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या मुझे रिजल्ट मिला, क्या उसके उस रिजल्ट से क्या मैं सेटिस्फेक्शन हूँ, क्या उस रिजल्ट के बाद मुझे लगता है कि मुझे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये एक ऐसी है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कहते हैं इसमें कि हेल्प द इंडिविजुअल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, कहता है कि यहाँ पर यह व्यक्ति को उसकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है, इसलिए इसको बोला गया है इट इज ए डायनेमिक कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या बोल गए, इट इज अ डायनेमिक कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब यह एक गतिशील प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका उपयोग फीडबैक डिवाइस के रूप में भी किया जाता है कि हम मान लो आप जैसे माइक्रो टीचिंग चलती ना, तो वहां पर जो आपको फीडबैक मिलता है, फीडबैक में यही तो मिलता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया, वहां पर अच्छा किया तो आपको पॉजिटिव परफॉर्मेंस बोलते हैं, निगेटिव अगर उसमें कुछ कमी होती तो वो कमी बताते हैं, निगेटिव परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं बताते। क्यों, क्योंकि कहते हैं निगेटिव बताने से वो परेशान। निगेटिव का मतलब यहाँ पर आपकी जो कमियां है, निगेटिव को इन द सेंस आप ले सकते हो कि जो आपकी कमियां हैं उनको यहाँ पर बताते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात ये होती है कि रोल ऑफ, मतलब कि फीडबैक प्रदान करने के लिए निर्देशन की क्या भूमिका होती है। फर्स्टली तो देखो निर्देशन देने की क्या भूमिका होती है, उसमें कहता है कि सबसे पहले छात्रों की क्षमता की पहचान करें। कहता है कि फर्स्टली आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, पहले पॉइंट पे क्या है, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ, आइडेंटिफाई, ठीक है, क्या है, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल, ठीक है, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले छात्र की क्षमता की पहचान, छात्रों की क्षमता की पहचान, ये गाइडेंस के अकॉर्डिंग है आपका ना। सबसे पहले छात्रों की क्षमता की पहचान करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं, तो दूसरे पॉइंट में कहता है कि समस्या को हल करने में सहायता प्रदान करना है, कि कह रहा है प्रोवाइडिंग हेल्प टू, क्या कहेगा, प्रोवाइडिंग, ठीक है, प्रोवाइडिंग, लिखते आइएगा, प्रोवाइडिंग, देखिए प्रोवाइडिंग हेल्प टू, हाँ, प्रोवाइडिंग हेल्प टू, ठीक है, प्रोवाइडिंग हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक, प्रोवाइडिंग हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब समस्या को हल करने में सहायता प्रदान करना, समस्या को हल करने में सहायता प्रदान करना, ठीक, सहायता प्रदान करने की बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक, फिर आपसे तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरे पॉइंट में आपसे कहता है कि प्रोवाइड मोटिवेशन, क्या आता है, प्रोवाइड मोटिवेशन, प्रोवाइड मोटिवेशन, ठीक, प्रोवाइड मोटिवेशन मतलब कि क्या करे, प्रेरणा प्रदान करना, प्रेरणा प्रदान करना, ठीक, इससे क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस आपकी बढ़ जाती है, आपकी प्रेरणा प्रदान करना। फिर आपका आता है गाइडलाइंस फॉर इंप्रूवमेंट, क्या होता है आपका, ठीक है, आपका क्या होता है गाइडलाइंस
गाइडलाइन, ठीक, गाइडलाइंस आपका ये होगा गाइडलाइंस प्रोवाइड, गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सुधार के लिए दिशा निर्देश देना, सुधार के लिए दिशा निर्देश, ठीक, सुधार के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना होता है। फिर 5वें नंबर पॉइंट पे हम जाएंगे। 5वें नंबर पॉइंट पे कहता है कि प्रोवाइडिंग स्ट्रेटजीज। अब देखिए सुधार की जब दिशा निर्देश देंगे तो कहेंगे प्रोवाइडिंग ठीक है, प्रोवाइडिंग स्ट्रेटजीज, ठीक, प्रोवाइडिंग स्ट्रेटजीज फॉर हाउ टू, ठीक है, फॉर हाउ टू गिव इफेक्ट, ठीक है, हाउ कैन आई प्रोवाइडिंग स्ट्रेटजी फॉर हाउ टू गिव इफेक्टिव, ठीक है, गिव इफेक्टिव परफॉर्मेंस, ठीक है, गिव इफेक्टिव परफॉर्मेंस क्या करते हैं, ठीक। यहां पर तो लिखेंगे प्रभावी प्रदर्शन देने के तरीके, प्रभावी प्रदर्शन देने के तरीके, ठीक है, प्रभावी प्रदर्शन देने के तरीके के लिए रणनीतियां प्रदान करना होता है। क्लियर है इतना पॉइंट बताओ। हाँ अब नेक्स्ट पॉइंट में लोग चलते हैं। इसके बाद आपका क्या आएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका जो आपका इसमें आपका है पोर्टफोलियोज, ठीक है। अब पोर्टफोलियो इसको नोट कर लिया, इसको साफ करें। हेलो, इसको साफ कर दे। चलो इसको साफ करके हम आगे चलते हैं ना। चलो इसको हम करके हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्या आएगा, पोर्टफोलियो, ठीक है। क्या आते हैं, पोर्टफोलियोज में हम लोग आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो आता है आपका, असेसमेंट ऑफ पोर्ट, ठीक है, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो ही हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर आवाज आ रही मेरी? चलो यहाँ पे पोर्टफोलियो से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, इसमें कहता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहता है कि ए पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क। क्या कहता है, पोर्टफोलियो कहता है कलेक्शन ऑफ, क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट कैन exhibit a student's efforts
प्रोग्रेस। अब इसमें देखिए क्या आता है, एफर्ट्स आता है, उनके एफर्ट्स को नोट करते हैं, प्रोग्रेस को नोट करते हैं, प्रोग्रेस को नोट करते हैं एंड अचीवमेंट को, अचीवमेंट्स जो होती हैं उन सभी को यहाँ पर नोट किया जाता है। किसको, इसको एफर्ट्स को नोट करते हैं, प्रोग्रेस को नोट करते हैं, अचीवमेंट को नोट करते हैं। ठीक, मतलब कि उनके प्रयास को उनकी प्रगति क्या होगा, उनका प्रयास है, प्रयास का प्रगति है, और अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन, परफॉर्मेंस। ठीक है, अचीवमेंट क्या उसने अचीव किया है, इन सब चीजों पर यहाँ पर देते हैं। कहता है कि इसमें पूरे के पूरे एरिया को कहते हैं एरिया ऑफ द करिकुलम, मतलब कि उपलब्ध पाठ्यक्रम क्षेत्रों में, मतलब कि करिकुलम में उसने क्या क्या चीजें पूरा का पूरा यहाँ पर देखेंगे करिकुलम। ठीक, करिकुलम को अगर हम देखेंगे, करिकुलम के बारे में उसने क्या एफर्ट्स किया, क्या प्रोग्रेस किए, क्या अचीव किया है, इन सब चीजों को जो हम लोग यहाँ पर मेजर करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, तब जाके ये आपका आता है। कुल मिला के एक प्रकार का स्टूडेंट की जो क्षमताएं होती है, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होता है, उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, नोट किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है। क्लियर है, इतना पॉइंट बताओ। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके टाइप्स की बात आती है। क्या आती है, इसके टाइप कितने होते हैं, टाइप्स की बात करेंगे हम लोग। ठीक, टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स देखो कितने होते हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो इनके टाइप्स हम लोग को मुख्य रूप से 3 मिलते हैं। कौन से मिलते हैं, सबसे पहले मिलते हैं शोकेस। क्या होता है, शोकेस पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो। ठीक है, पहला पॉइंट ये होता है, शोकेस पोर्टफोलियो होता है आपका। दूसरा जो होता है, दूसरे को बोलते हैं हम लोग वर्किंग पोर्टफोलियो, वर्किंग पोर्टफोलियो, वर्किंग पोर्टफोलियो होता है। और तीसरा जो होता है आपका प्रोग्रेस पोर्टफोलियो होता है, प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस पोर्टफोलियो होता है आपका। ठीक है, वो ये आपके ये 3 पोर्टफोलियोज होते हैं। इसमें देखो वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या क्या होता है इसमें, बहुत इजी वे में आपको भी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर सबसे पहले शोकेस पोर्टफोलियो देखेंगे। कहता है शोकेस पोर्टफोलियो में छात्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का क्या कहता है, उसको दिखाता है आपका, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस को यहाँ पर नोटिफाई करते हैं। यहाँ पे कहते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस को देखा जाता है। फिर वर्किंग परफॉर्मेंस क्या होता है, इसमें कहते हैं कि प्रक्रिया पर छात्रों और शिक्षकों के प्रयासों को दिखाए जाते हैं। मतलब वर्किंग में यहाँ पर जो स्टूडेंट करेगा, जो छात्र होंगे, छात्र जो प्रयास कर रहे हैं और शिक्षक जो प्रयास कर रहे हैं, उसको यहाँ पर जस्टिफाई नोटिफाई किया जाता है, उसको देखा जाता है। प्रगति प्रोग्रेस पोर्टफोलियो को प्रगति पोर्टफोलियो बोलते हैं। इसमें कहते हैं प्रगति के आकलन के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए बोलते हैं, प्रगति के आकलन। ठीक है, प्रगति के आकलन के लिए इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, बताओ। चले अब आगे। हेलो, क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। हेलो, ओके चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स आता है। चलो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स हम लोग डिस्कस करते हैं।
ठीक है। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स की हम बात करेंगे, चलिए लिखते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स होता है जिसको चिंतनशील पत्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिंतनशील पत्रिका। चिंतनशील पत्रिका, पत्रिका की बात करते हैं, ठीक है। चिंतनशील पत्रिका की बात करते हैं। कहता है, इसको कहता है कि इट इज ए पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, पहला पॉइंट जो मैंने बताया, क्या बताया कि इट इज ए पर्सनल, पर्सनल रिकॉर्ड, क्या? इट इज ए पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करता है, ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब कहता है कि यह छात्र के सीखने के अनुभवों का एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? छात्र के सीखने का, यहाँ पे छात्र के सीखने के अनुभवों का एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स के लिए फिर कहता है कि इट इज ए मींस फॉर लर्नर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। कहता है कि यह शिक्षार्थियों के लिए प्रतिबिंबित करने का एक साधन है उनके सीखने और सिखाने पर, जो भी चीजें होती है आपकी, ठीक है। यहाँ पर ये होता है आपका। फिर इसमें क्या कहते हैं कि इसमें अगर इसकी डेफिनेशंस को अगर हम और अच्छे से परिभाषित करना चाहेंगे तो कहता है कि ए पर्सनल अकाउंट ऑफ एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस। क्या कर सकते हैं इसको? अगर दूसरा पॉइंट अगर हम बताना चाहेंगे, दूसरे पॉइंट में बताएंगे ए पर्सनल, क्या लिखेंगे? ए पर्सनल अकाउंट, फिर कहते हैं ए पर्सनल अकाउंट ऑफ एन एजुकेशनल आपका एक्सपीरियंस की बात करेंगे, ठीक। पर्सनल एक्सपीरियंस की बात मतलब कि यह कहता है शैक्षिक अनुभवों का, किसका? शैक्षिक अनुभव का, लिखेंगे शैक्षिक अनुभव का, शैक्षिक अनुभव का एक व्यक्तिगत खाता, ठीक है। एक व्यक्तिगत खाता देखा होगा आपने, रजिस्टर पूरा गजट से बनता है ना, सबका अलग अलग पूरा का पूरा स्कोर कार्ड बनता है, सबका अलग अलग चीजें होती है। तो यही आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल्स होता है। इसमें कहते हैं कि ए स्पेस टू रिकॉर्ड एंड रिफ्लेक्ट अपॉन वंस ओन ऑब्जर्वेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ सिचुएशन। मतलब क्या यहाँ पर कहता है कि अपने स्वयं के अवलोकनों को रिकॉर्ड करने और प्रतिबिंबित करने के लिए एक स्थान और स्थितियां, प्रतिक्रियाएं यहाँ पर नोट करी जाती है। तो कुल मिला के आपको समझ में आएगा रिफ्लेक्टिव जर्नल का मतलब होता है जो पर्सनली रूप से किसी एक इंडिविजुअल लोग कोई अपने लिए बनाता है, उसको रिफ्लेक्टिव जर्नल्स की संज्ञा या रिफ्लेक्टिव जर्नल्स हम लोग कहते हैं। आप क्लियर है यहाँ पर? इसका पर्पस क्या होता है बनाने का? इसका पर्पस ये होता है कि यहाँ पर जो भी छात्र होते हैं, छात्रों के विचारों और अंतर्दृष्टि के विकास को रिकॉर्ड करना है कि वह कितने प्रोग्रेस कुछ दिनों में कैसे कर। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा हर जगह तो देखते हैं, लेकिन इसका जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में ज्यादा हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें कहता है कि इसका प्रयोग और किस लिए करते हैं? कहता है कि आत्म विकास के लिए सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। मतलब कहते हैं एनालाइज लर्निंग प्रोसेस फॉर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हम रिफ्लेक्टिव जर्नल्स का प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्शन का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा कहता है कि छात्रों को बढ़ाने के संसार, मतलब कि क्या है कि रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट कंटेंट के लिए रिफ्लेक्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर कहता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस एज ए मींस
टू इंक्रीज स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि इसमें कहता है कि छात्रों को बढ़ाने और साधन के रूप में विषय सामग्री और व्यक्तिगत अनुभवों पर विचार करने की सहमति प्रदान करना होता है। तो क्लियर है इतने पॉइंट्स? ठीक है, पॉइंट्स क्लियर है, बताओ। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव जर्नल्स के जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप में भी पूछ लिया आता है एग्जाम में। ठीक है, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स के तो सबसे पहले आपका रिफ्लेक्टिव साइकिल होता है, रिफ्लेक्टिव, ठीक है, रिफ्लेक्टिव साइकिल होता है आपका। ठीक, रिफ्लेक्टिव साइकिल होता है। रिफ्लेक्टिव साइकिल में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन होता है आपका। क्या आता है नंबर 1 पर? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन होता है सबसे पहले पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आपकी आती है फीलिंग्स, आती है आपकी फीलिंग्स आता है आपका। तीसरे पॉइंट में जो आता है, तीसरे में आपका आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन आता है। चौथे पॉइंट में आपका एनालाइज आता है आपका। ठीक, एनालिसिस आता है आपका, एनालिसिस एनालाइज आता है। फिर चौथा आपका आता है एक्शन प्लान आता है। क्या आता है? एक्शन प्लान आता है आपका। तो ये नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 आता है। ठीक, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेप है, ये आपके स्टेप, ये स्टेप आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं आपको। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विवरण देना या व्याख्या करना, विवरण होगा सबसे पहले, विवरण होता है। फीलिंग का मतलब होता है फीलिंग का मतलब क्या हो जाएगा आपका? भावनाएं। भावनाएं होगी। भावनाओं के बाद फिर क्या होगा? इवैल्यूएशन आपका होगा, मूल्यांकन क्या बोलते हैं, ठीक है, मूल्यांकन होगा। एनालिसिस का मतलब होता है क्या आपका? विश्लेषण। ठीक, विश्लेषण के बाद क्या होता है? कार्य योजना। ठीक, तो ये आपके यहाँ पर इसके स्टेप्स बताए गए हैं आपके। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हेलो, क्लियर है यहाँ पर? चलिए अब आगे। अब हम लोग बात करेंगे रूब्रिक्स की। किसकी बात करेंगे? रूब्रिक्स की बात करेंगे। चलिए, रूब्रिक्स में आपका क्या आता है? रूब्रिक्स में कहता है, चलिए इसको साफ कर दे हम, नेक्स्ट फिर चलते आगे। नेक्स्ट चलते, इसको हम साफ कर देते फिर चलते नेक्स्ट आगे रूब्रिक्स की तरफ। ठीक है, रूब्रिक्स की तरफ हम जब चलते हैं, कहता है रूब्रिक्स क्या होता है? कहता है रूब्रिक्स, इसमें कहता है कि रूब्रिक्स इज इट मींस, सबसे पहले लिखेंगे रूब्रिक्स के बारे में हम लोग। इसमें कहता है कि रूब्रिक्स इट मींस ए स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस। मतलब कहते हैं एक स्कोरिंग गाइड होता है। क्या होता है? एक स्कोरिंग गाइड होता है आपका, स्कोरिंग गाइड। एक स्कोरिंग गाइड होता है। स्कोरिंग गाइड में जो है इसका प्रयोग छात्रों द्वारा निर्मित प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग मुख्य रूप से बच्चों के परफॉर्मेंस लेवल को, मतलब कि जो भी स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को
स्टूडेंट कह रहा है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक टूल्स जो बनाते हैं टूल बनाना। ठीक है, याद रखना कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए जो एक टूल्स का निर्माण करते हैं, क्या स्कोरिंग गाइड करने के लिए कि उसका स्कोर पर आवर, पर सेकेंड या पर मिनट या पर डे या पर मंथ या पर वीक में वो क्या कर रहा है। कहता है कि रूब्रिक्स डिफाइंड एज ए सेट ऑफ क्राइटेरिया परफॉर्मेंस इंडिकेटर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब कि यहाँ पे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देखते हैं, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे हमने एक ग्राफ बना लिया, ये ठीक है, ये ऐसे कर लिया। अब देख लिया यहाँ पे 4 तारीख डाल दिया, यहाँ 5 तारीख, ये 6, ये 7, ये 7 डाल दिया, ये 8 डाल दिया। अब डेली बाई डेली उसमें हम चेक करते रहे उसमें क्या क्या परफॉर्मेंस, क्या क्या चीजें वो अचीव कर रहा है। जब ऐसी चीजें बनाई जाती हैं तो ये आपका रूब्रिक्स कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? रूब्रिक्स कहलाता है। कुल मिला के एक पॉइंट अगर हम कह सकते हैं इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो कहते हैं कि ए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एक मानदंड होता है, एक मानक होता है जो उसकी परफॉर्मेंस को चेक करता है, मेजर करता है। आपका क्लियर है पॉइंट यहां पर? बताओ। ठीक है, कि यहाँ पे रूब्रिक्स क्या होता है, रूब्रिक्स के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बताओ, हेलो, क्लियर हो रहा है यहाँ पे पॉइंट? बताएं। हेलो। अब कहता है कि इसका फील्ड एंगेजमेंट का हम प्रयोग जो है, फील्ड एंगेजमेंट यूजिंग रूब्रिक्स, मतलब कहता है रूब्रिक्स का उपयोग करते हैं हम फील्ड एंगेजमेंट कैसे करते हैं, कहां करते हैं। तो इसके नाम कुछ दिए गए जो एग्जाम में पूछा था। सबसे पहला आता है आपका इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट। क्या आता है? एंगेजमेंट का मतलब होता है जुड़ाव या जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है इंटेलेक्चुअल। क्या आता है? इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट होता है आपका। टूल्स बनाना, यहां पर आपका इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट में आपका होता है इमोशनल एंगेजमेंट। आपका होता है इमोशनल एंगेजमेंट होता है आपका। फिर तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे, तीसरे पॉइंट में आपका था बिहेवियरल एंगेजमेंट आपका होता है। फिर आपका चौथा जो होता है फिजिकल होता है। आपका क्या होता है? फिजिकल होता है। पांचवा जो होता है आपका सोशल होता है, सोशल। और छठवा जो होता है कल्चरल होता है या कल्चरल होता है आपका। इतने आपके क्या होते हैं, आपके रूब्रिक्स फील्ड एंगेजमेंट की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। अब इसके बाद आपका क्या आता है, अगर हम कहें कि यहाँ पर जब इतनी पॉइंट अगर आप नोट कर रहे हो तो यहाँ पर एक लेसन लिख सकते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पर जो इसका यूज करते हैं ये होता है डिग्री ऑफ अटेंशन। ये होता है डिग्री ऑफ अटेंशन। इसके लिए एक यूज कर सकते हैं वर्ड डिग्री ऑफ अटेंशन।
ठीक, डिग्री ऑफ अटेंशन ये होता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, क्लास में बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। क्या करते हैं, क्लास में बच्चों को मोटिवेशन बच्चों का होना चाहिए ना, बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक, बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है, आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन आता है। आपका क्या आता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। चलो इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्लियर है, चले यहाँ पर। चलो ठीक, ओके, इसको साफ करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करें कॉम्पिटेंसी बेस्ड, क्या बात करें हम लोग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, क्या करेंगे, योग्यता, इसको लिखेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। ठीक, मतलब बोलते हैं क्षमता आधारित ठीक है, क्षमता आधारित मूल्यांकन की बात करेंगे। ठीक है, क्षमता आधारित मूल्यांकन की जब बात करेंगे तो क्षमता आधारित मूल्यांकन में मूल्यांकन की परिभाषा तो आप लोग जानते ही हो, मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग कोई भी चीज अगर हम देखते हैं, इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें कि आपका क्या होता है, तो इसमें कहता है यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है चलने वाली। इसमें कहता है कि इंक्लूड एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, जब क्षमता की बात करते हैं तो इसमें इंक्लूड्स होते हैं, क्या इंक्लूड्स एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। ठीक है, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट आते हैं, आपके सब्जेक्ट्स आता है इसमें। ठीक है, इसमें कहते हैं शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक विषय शामिल होते हैं इसमें। यह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, इसमें फीडबैक होता है, इसमें प्रिडिक्शन फ्यूचर अचीवमेंट होता है। ये पॉइंट लिख लो, इसमें होता है प्रिडिक्शन, ठीक, प्रिडिक्शन, ठीक, प्रिडिक्शन फ्यूचर ठीक, प्रिडिक्शन फ्यूचर अचीवमेंट होता है आपका, प्रिडिक्शन फ्यूचर अचीवमेंट होता है आपका यहाँ पर। तो ये आपके इसकी जो है क्या होती है, क्वालिटीज होती है। और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो होता है, इसमें क्या क्या चीजें आपकी मिली होती हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें मुख्य रूप से आपका आता है प्रोग्रेस। ठीक है, किसको चेक करते हैं, प्रोग्रेस को चेक करते हैं, प्रोग्रेस को चेक करते हैं। तो प्रोग्रेस को चेक करने के लिए क्या क्या देखते हैं कि प्रोग्रेस भी हम लोग किसमें देखते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जब कभी हम देखते हैं तो इसमें बोलते हैं प्रोफेशनली रूप में कितना आगे बढ़ा है। ठीक है, प्रोफेशनली रूप में कौन कितना प्रोफेशनल प्रोग्रेस चेक करते हैं। ठीक, प्रोग्रेस भी कैसे चेक करते हैं, जो प्रोफेशनल रूप में, जो व्यावसायिक रूप में आपकी जो बढ़ोतरी होती है, जो आप बढ़ता है, वो चीजें हम देखते हैं। तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इंक्लूड होते हैं। इसमें क्या क्या चीजें चेक करी जाती है, सबसे पहले इंटेलेक्चुअल। ठीक है, क्या होती है, इंटेलेक्चुअल होता है आपका, इंटेलेक्चुअल क्या देखेंगे, एबिलिटी देखेंगे, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी देखेंगे। दूसरा और क्या देखेंगे हम लोग, आपका कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन
स्किल्स देखेंगे हम लोग। नंबर 3 कम्युनिकेशन स्किल्स, इथिक्स देखेंगे। इथिक्स मतलब नैतिकता। नैतिकता देखेंगे। नंबर 4 पे अगर हम देखेंगे और क्या होगा, सोशल एंगेजमेंट देखेंगे, सामाजिक जुड़ाव। सोशल सोशल एंगेजमेंट देखेंगे, सामाजिक जुड़ाव क्या रहता है। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर बताओ, अगर इसकी बात करते हैं योग्यता आधारित, इसकी अगर हम कहें कि इसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो इवैल्यूएशन के लिए इन्होंने बताया सबसे पहले, इवैल्यूएशन के लिए नंबर 1 फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं हम लोग। दूसरा समेटिव, समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। नंबर 3 तीसरे पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल होता है, फॉर्मल इवैल्यूएशन होता है। नंबर 4 इनफॉर्मल होता है। क्या होता है? इनफॉर्मल आपका होता है। और पांचवा जो होता है, पांचवें में कहते हैं ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। इसमें क्या करते हैं? ठीक, ऑब्जर्वेशन यहां पर करते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ पर? बताओ ये पॉइंट, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपका इवैल्यूएशन में। क्लियर है? अब यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक आपका आता है, असेसमेंट ऑफ टीचर प्रिपेयर्ड आईसीटी रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि आईसीटी रिसोर्सेज के लिए यहाँ पर टीचर को प्रिपेयर करना है, शिक्षक जो तैयार करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि सूचना संसाधन जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होता है, कोलैबोरेशन जो सहयोगी रूप में होता है, लर्निंग रिसोर्सेज जो होते हैं, इन सभी चीजों को यहाँ पर पूरा का पूरा जोड़ने की बात करिए, जिसमें कहते हैं क्लियर है इतना पॉइंट? देखो इसको नोट कर लो, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को। ठीक है, अब देखिए आईसीटी। ठीक है, आईसीटी है, आईसीटी का यूज जब हम करेंगे तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन रिसोर्स होगा आपका। ठीक है, क्या होगा? इंफॉर्मेशन रिसोर्स की हम बात करेंगे। इंफॉर्मेशन रिसोर्स के साथ साथ वर्चुअल रिसोर्स आपका इंफॉर्मेशन, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव होता है आपका, या कोलैबोरेशन या कोलैबोरेटिव रिसोर्सेज होता है, कोलैबोरेशन होता है, कोलैबोरेशन ही करो। ठीक है, कोलैबोरेशन रिसोर्स की बात करेंगे। ठीक, और तीसरा जो होता है आपका लर्निंग रिसोर्स होता है आपका, लर्निंग रिसोर्स की बात करेंगे। ठीक, लर्निंग रिसोर्स। अब देखो वन बाय वन इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आपकी आएंगी, इंफॉर्मेशन में जो आपकी आएंगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें आएगा वेब ग्राफी आएगी। क्या आएगी? वेब ग्राफी। ठीक, वेब ग्राफ जो होता है, वेब ग्राफी आती है फुल। ठीक, फुल वेब ग्राफी आएगी आपकी। और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आएगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आएगा आपका। ठीक है, और इसमें क्या आएगा नंबर 1 पे। नंबर 2 पे अगर हम देखेंगे आपका वर्चुअल इंसाइक्लोपीडिया आएगी। क्या आएगी? वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया आएगी, जिसको बोलते हैं आभासी विश्वकोश। ठीक है, आभासी विश्वकोश होता है, आभासी विश्व क्या होता है? आभासी विश्वकोश होता है आपका। ठीक, इसके अंदर क्या आता है आपका? इसके अंदर आपका आता है विकिपीडिया। इसके अंदर क्या आता है आपका? इसके अंदर आता है विकिपीडिया।
आता है कि नहीं आता है? इसके अंदर आपका आता है विकिपीडिया, विकी एडुकेटर आता है, विकीपीडिया आता है और विकी एडुकेयर आता है। ठीक है, विकी एडुकेटर आता है आपका। ठीक है, ये आता है आपका। फिर अगर तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे, तीसरे पॉइंट में आपका वेब 2.0 आता है आपका। क्या आता है? वेब 2.0 आता है। वेब 2.0 के अंदर क्या चीजें आती हैं आपका? जैसे आता है यूट्यूब आता है, स्लाइड शेयर आती है, बुकमार्क आते हैं। क्या आता है? यूट्यूब आता है, स्लाइड्स आते हैं, स्लाइड्स आता है, स्लाइड के बाद आपका बुक मार्क्स आते हैं, आपके बुक मार्क्स आता है आपका। तो ये सब चीजें आपकी किस में आती है? आपकी इंफॉर्मेशन वाले में आता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पर बताओ? ठीक, अब कोलैबोरेशन की बात करेंगे। कोलैबोरेशन में क्या होता है कि वितरण सूची, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होता है आपका। क्या होता है इसमें? डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आता है नंबर 1। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आता है, यहाँ पर सबको बांट देते हैं और उसके आधार पे, जैसे ईमेल है, ईमेल के माध्यम से हमने जानकारी प्राप्त करनी है, किसी भी तरीके से हम लोग करते हैं। और दूसरा जो होता है कोलैबोरेटिव ग्रुप होता है, कोलैबोरेटिव ग्रुप होता है। ठीक, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरे पॉइंट में आपके इसमें क्या आता है? ब्लॉग्स और वेबिनार आते हैं। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन में ब्लॉग्स और वेबिनार नहीं आएंगे, ब्लॉग्स और वेबिनार आपको कोलैबोरेटिव में आएगा। ब्लॉग्स एंड वेबिनार, ठीक, ब्लॉग्स एंड वेबिनार आता है। इसके अंदर सेमिनार, ठीक, क्या आता है? सेमिनार ऑन द वेब, सेमिनार ऑन द वेब। ये वेबिनार को क्या कहते हैं? वेबिनार का मतलब होता है जो सेमिनार जो आपका होता है ऑफलाइन, जब उसको ऑनलाइन करते हैं वेबिनार कहते हैं। वेबिनार में वेबसाइट के माध्यम से जो हम लोग सेमिनार को प्रेजेंट करते हैं वो आपका वेबिनार के रूप में आता है आपका। क्लियर? अब लर्निंग रिसोर्स में, लर्निंग रिसोर्स में आपका आएगा, क्या आएगा आपका? ई बुक्स आएंगे और पॉडकास्ट आएगा आपका। क्या आएगा? ई बुक्स आएगा और पॉडकास्ट आएगा। क्या आएगा आपका? पॉडकास्ट, पॉडकास्ट आएगा आपका। ये दो चीजें आएंगी। और क्या? ओपन कोर्स वेब आएगा, ओपन कोर्स वेब। ठीक है, क्या आएगा? ओपन कोर्स लिखेंगे, ओपन कोर्स वेब आएगा। इसके अंदर क्या होता है? इसमें कहता है कि ऑनलाइन कोर्स का एक स्रोत होता है। क्या होता है? लिखेंगे ऑनलाइन कोर्स का एक स्रोत, सोर्स है एक तरीके से। ऑनलाइन कोर्सेज का एक सोर्स होता है इसमें। इसमें और क्या आता है? इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स आते हैं आपके। नंबर 3, इंटरेक्टिव, ठीक, आप क्या आता है? इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स होते हैं। क्या आता है? ट्यूटोरियल्स, इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स आता है इसमें कुल मिला के। तो ये आपके पूरे के पूरे इसमें ये चीजें आपकी आती हैं। क्लियर है यहां पर? बताओ। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका सेक्शन सी यहाँ पर आज की डेट में आपका खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास जो शाम को होगी, शाम को हम लोग सेक्शन डी में पढ़ेंगे। सेक्शन डी में फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक है ना? चलिए फिर हम लोग इवनिंग वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।